आप द्वारा जो एक विशेष मुद्दा उठाया गया है स्वयं, और जिसके प्रवर्तक जो है वो आम आदमी पार्टी मानी जाती है, और वो है फ्रीबी कल्चर। वैसे तो फ्रीबी कल्चर का मेरे हिसाब से तो उसके प्रणेता जो है वो तमिलनाडु की जो पार्टीज हैं वो सबसे पहले इसमें सबसे आगे रही हैं। तो ये जो फ्रीबी कल्चर है, और इसके जो आपने एक याचिका डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको लगता है क्या कि इस फ्रीबी कल्चर पर कुछ अंकुश लगेगा? क्योंकि मुझे ध्यान है कि 1 वर्ष पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो उसके एक मैनिफेस्टो का एक चैप्टर जो आता है, उसमें मैनिफेस्टो आता है, उस मैनिफेस्टो से संबंधित उन्होंने एक प्रोफार्मा सर्कुलेट किया था, और मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर 2022 तक उसका उत्तर मांगा था, और ये कहा था कि यदि उत्तर नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे कि आपको कोई आपत्ति नहीं है। उसको 1 वर्ष हो गया और उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। यदि आपको थोड़ी जानकारी हो और थोड़ा इस विषय में और आप दर्शकों को कहना चाहें और सर जी से उसको रिलेट करना चाहें, तो आप कृपया अपने इस पर विचार व्यक्त करें। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था जो इसमें मेरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी, और मैंने बाकायदा इसका सुझाव दिया था कि हर मैनिफेस्टो के एंड में एक अकाउंटेबिलिटी शीट होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शीट मतलब जितनी भी आप मैनिफेस्टो में घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मैं लैपटॉप दूंगा, आपको पता है कि आपके राज्य में पॉपुलेशन कितनी है, बच्चे कितने हैं, आपके हिसाब से कितने लैपटॉप बांटेंगे, ये तो आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी असेस किया होगा। मान लीजिए आप कहते हैं हमने 10,000 लैपटॉप बांटने हैं, 50,000 बांटने हैं, उसका कोई लॉजिक होगा, आप वो लिख दीजिए। कितने का लैपटॉप देंगे, 5,000 का, 50,000 का, इनटू वो नंबर करके आप बता दीजिए कि मेरा टोटल खर्चा लैपटॉप का इतना आएगा। इस तरह से जितने आप वादे करेंगे उसका एक बैलेंस शीट अप्रोच, कि ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरे बेनिफिशियरीज हैं, ये मेरा पर यूनिट कॉस्ट है, और ये टोटल मेरी कॉस्ट है। मैं इसको पहले साल दूंगा या 5वें साल में दूंगा, या मैं हर साल 10-10% को दूंगा, जो भी आपका सोच है आप उसको उसमें लिख दीजिए, ताकि हमें ये पता रहे कि आपके जो कमिटमेंट है उसका एक्सचेकर पे, समाज पे, जो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, देश का पैसा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जेब का पैसा नहीं है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हमारे पास पैसा है। तुम्हारे पास कहां से आ गया यार, तुम्हारा कैसे हो गया? ये देश का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आप जबरदस्ती मालिक बन रहे हो। तो एज ए टैक्स पेयर ये हमारा जानने का अधिकार है कि आप ये तो बताइए कि आपने जितने वादे किए हैं उसकी टोटल समाज के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है। कौन से ऐसे वादे हैं विच आर पार्ट ऑफ एसेंशियल फंडामेंटल राइट्स? मान लीजिए फ्री एजुकेशन जरूर दीजिए, फ्री हेल्थ केयर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लैपटॉप बांट रहे हैं, इज दिस पार्ट ऑफ एजुकेशन? अगर ऐसा है तो फिर आप मार्केट से क्यों ले रहे हैं? आप एक पीएसयू को बोलिए असेंबल कर दे, शायद जो 25,000 का मिल रहा है 10 में असेंबल हो जाएगा, या उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। इसी तरह से बाकी जो फैसिलिटीज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कमिट कर रहे हैं एज ए फ्रीबी, उसका मैनिफेस्टो के आखिर में एक बैलेंस शीट लगाइए, टोटल खर्चा बताइए, और फिर उसके नीचे एक कमिटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ये दीजिए कि ये पैसा आएगा कहां से। क्या ऑलरेडी आपकी जो स्कीम्स चल रही हैं उनको मॉडिफाई करेंगे तो लिख दीजिए, ताकि हमें पता लगे कुछ नया नहीं है, सिर्फ नाम बदला जा रहा है। दूसरा, रीएलोकेशन, कि साहब ये खर्चा वहां हो रहा था, डीटीसी के लिए बस खरीदनी थी, मैं बस ना खरीद के लैपटॉप खरीदूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशनल कॉस्ट नहीं आ रहा है। तीसरा, आप ये बताइए कि जो ऑलरेडी जो आपने कमिटमेंट किए हैं इसका पैसा आएगा कहां से? क्या आप टैक्स बढ़ाओगे? ताकि मुझे पता रहे एज ए वोटर कि मुझे सरकार को वोट देना या नहीं देना, आएंगे तो मेरे पे टैक्स बढ़ने की संभावना है, पहली बात। दूसरा, या आप बाजार से लोन लोगे, ताकि मैं एज ए वोटर इस बात को समझ सकूं कि ये जो पार्टी जिसको मैं वोट देने जा रहा हूं ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है, ये देश को अपनी स्वार्थ के लिए मेरे राज्य को डुबाने का प्रयास कर रही है। ये लेंगे 50,000 करोड़ रुपए बैंक से, 5 साल मजे करेंगे, ये चले जाएंगे, आने वाली जनरेशन को ब्याज देना पड़ेगा, और आने वाली जनरेशन को इसका मूल चुकाना पड़ेगा। कुल मिला के मैं और मेरे बच्चे इनकी मस्तीखोरी में पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। तो क्या मुझे इस पार्टी को वोट देना चाहिए या नहीं? क्या एज ए सिटीजन मेरा जानने का अधिकार है या नहीं है? मेरी याचिका ये थी।
उस पे जब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया गया था, तो जब इलेक्शन कमीशन के पास ये नोटिस गया या जो मेरी पिटीशन गई, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने उस पर जरूर मंत्रणा करी होगी, और फिर जो संजय जी कह रहे हैं अक्टूबर 2022 में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि हर पार्टी को ये करना है। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने किसको बोला? एमाइकस के हिसाब से वहां पे कपिल सिब्बल साहब थे कि आप गाइड करिए कि इसमें कैसे होना है। अरे कपिल सिब्बल साहब खुद इस सिस्टम के बेनिफिशियरी, वो खुद इस फ्री बीज कल्चर के पॉलिटिकल सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? उन्होंने वही कहा जो एस्टिमेटेड था, कोर्ट को इस मामले में नहीं आना चाहिए, यू लीव इट टू द पॉलिटिकल पार्टी। ही वाज वेरी कैजुअल। मैं कोर्ट में था। एक्सट्रीमली, जिसे कहते हैं ना कि इनरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था, सॉरी टू से दिस। बहुत सीनियर वकील हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो इनके निजी हित ऊपर आ जाते हैं, राष्ट्र हित पीछे चले जाते हैं। जब इतने सीनियर लोग इस लेवल पे बिहेव करेंगे तो देश का क्या होगा? तो ये दुख की बात है। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि इस पे जनता को ही प्रेशर बनाना होगा, कोर्ट को इस मुद्दे को थोड़ा सीरियसली लेना होगा कि आप अगर इस चीज को आज सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप देश को कर्जे में धकेल रहे हैं। ठीक है, आप जजेस भी रिटायर हो जाएंगे, आप भी अपनी गुडविल पॉलिटिकल सिस्टम में बना के रिटायर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश का क्या होगा? समाज उस बात को लेकर परेशान है, हमारी पीआईएल इस बात को लेकर परेशान है। इस बात को लेकर परेशान नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज फ्री बीज दे रहे हैं। अरे भाई, अपनी जेब से दो ना, किसने मना किया? जब तक आप देश पे बोझा नहीं बन रहे हो, टैक्स पेयर पे बोझा नहीं बन रहे हो, आप जो चाहो करो, लेकिन आप देश के संसाधनों को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करो और आने वाली पीढ़ियों को मतलब कि कर्जे में डुबा के चले जाओ ताकि आपको कुर्सी चाहिए। इससे ज्यादा देश के खिलाफ षड्यंत्र क्या हो सकता है? तो हमारा जो पिटीशन है वो इस षड्यंत्र को रोकने का है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस मुद्दे को कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिनसे सहायता ले रहा है, जो सीनियर एडवोकेट है, वो सारे के सारे किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोदी में बैठे। उनसे उम्मीद करना बेकार है। उनकी सीनियरिटी इस देश में किसी के काम नहीं आ रही है, उनकी सीनियरिटी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे भी गौर करना चाहिए। जी, तो आइए आज की इस चर्चा का हम यहीं पर समापन करेंगे। प्रश्न कोई आए नहीं है, तो हम चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।